ठीक है, चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग थोड़ा सा अभी स्टार्ट करेंगे जीओसी वाला पार्ट। ठीक है, जीओसी में हालांकि आइसोमेरिज्म भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जीओसी को कहते हैं बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी जनरल बातें करेंगे, मोटा मोटी बातें। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है कि क्या है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या हो रहा होगा वो एक फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, कहने का मतलब वो मॉलिक्यूल जो आप स्टार्टिंग में लोगे, जिसके अंदर आप लोग काम करवाओगे, जिसके अंदर आप लोग अटैकिंग रिएजेंट डालोगे। इसके अंदर आप लोग डालोगे अटैकिंग रिएजेंट, ये बात याद रखना बेटा। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट आपके पास दो टाइप के होंगे। एक होगा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नाम का, इसमें काफी वैरायटी आएगी। एक होंगे आपके न्यूक्लियोफाइल नाम के, इसमें भी काफी सारी वैरायटी आएगी। जब अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो इसको कुछ मीडियम चाहिए, इसको मीडियम चाहिए, और उस मीडियम को कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। उस मीडियम को कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के बाद, सॉल्वेंट में मिलाने के बाद हमारे पास दो चीजें बन सकती हैं। या तो ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जिसको मैं टीएस कहूंगा, या फिर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेंगे, या फिर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर हमको मिलेंगे कार्बोकटायन, ये आपने अपनी क्लासों में सुना भी होगा। कार्बनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन। ठीक है, तो आपको नाइट्रीन तो नहीं पढ़ना है, बेंजाइन का एक आधा एग्जांपल आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, कुल मिला के नहीं पढ़ना है। जो ज्यादा पढ़ने हैं कार्बोकटायन, कार्बनायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन भी बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा ही आता है, बट मैं आपको कार्बीन के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके बाद प्रोडक्ट बनाना, और यहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी कुल मिलाकर। ठीक है, इसके अंदर एक विषय सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, ये सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अभी हमको, किसमें क्या चीज है, कौन सा पार्ट कब इंपॉर्टेंट है, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कौन कौन आते हैं, ये पूरा का पूरा आप लोग आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, बट ये एक समरी है जिसके अंदर हम चीजों को एसोसिएट करेंगे इन सभी चीजों से। ठीक है, सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक होंगे पोलर सॉल्वेंट्स, एक कैटेगरी बनेगी आपकी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। पोलर का मतलब होता है चार्जेस, और नॉन पोलर का मतलब होता है जहां पे प्लस माइनस चार्ज ना आए। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो बेसिकली आपके फिर से दो कैटेगरी बनेगी। एक कैटेगरी को बोलोगे आप लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और एक कैटेगरी को आप लोग बोलोगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या भला है, ये सारी कहानी भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और साथ में अब एक टॉपिक और आता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक आता है और अलग से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर आप लोगों का इफेक्ट आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और आएगी आपकी रेजोनेंस। ठीक है, मोटे मोटे तो यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक और छोटे मोटे हैं वो काम के नहीं है, तो वो मैं आपको चलते फिरते इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो सब लोग। ये है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन,
हम लोग जो भी पढ़ेंगे उनको कैटेगराइज करके इन सारी चीजों के अंदर डालेंगे जब तक मैं जीओसी की बात करूंगा। जैसे ही आप लोग रिएक्शन लगाने लगोगे तो उन रिएक्शन में इनमें ही जो जो वैरायटी आएगी वही आपस में रिएक्ट कर करके जो है वो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट दिख रहा होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको ज्ञान दे देता हूँ क्योंकि आज की क्लास का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं कि सर ये क्या चीज है, तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा अगर आगे आपको ऐसी दुविधा आएगी तो। फिलहाल सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होगा जो स्टार्टिंग में लोगे, उसमें डलेगा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, कैन बी न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होते हैं आज ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए भी ना हमको एक मीडियम चाहिए, एक माहौल चाहिए पूरा का पूरा। वो माहौल जो देता है वो आपको सॉल्वेंट देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पत्थर है और ये भी कोई पत्थर है और आप इसको आपस में लगे पड़े हो भिड़ाने में और आपका जादू से कुछ मैजिक होके प्रोडक्ट, ऐसे नहीं होगा। आपको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी जिसके अंदर रिएक्शन बेसिकली चल रही होगी, तो वो होगा आपका सॉल्वेंट। और इसमें फर्दर काफी सारा ज्ञान है। और मैं आपको बता दूं कि 11th-12th क्लास के अंदर सॉल्वेंट की कहानी किसी किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में किसी काम की है नहीं, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होगी, जहां जानने की बात होगी, वहां मैं आप लोगों को जरूर 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 बता दूंगा, ठीक है। दूसरा, इसके बाद दो बीच में स्टेट्स बनेगी। आप देख रहे हो ये मैंने दोनों एरो पे लिखे हुए, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी एरो के ऊपर लिखा हुआ है और ट्रांजिशन स्टेट भी, मतलब ये बीच में बनने वाली अनस्टेबल स्टेट है। ये अनस्टेबल स्टेट इतनी ज्यादा होंगी कि ये खुद में, मतलब ये जब बनेंगी तो रह नहीं पाएंगी उस फॉर्म में, ज्यादा ज्यादा टाइम तक उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ वहां दुर्घटना घटेगी, कोई चीज आएगी, कोई चीज जाएगी, कुछ भी होगा, बीट एनीथिंग, बट ये कन्वर्ट जरूर होगी और जिसमें कन्वर्ट होगी उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है कि आप क्या पढ़ने वाले हो? देखो, सबस्ट्रेट तो जब आएगा, जब हम रिएक्शन करेंगे तब देखेंगे कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्टार्टिंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। उसकी तो कोई कहानी है नहीं ज्यादा, क्योंकि वो तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले मुद्दा उठता है कि ये अटैकिंग रिएजेंट क्या चीज है, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट्स, तो दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट्स थे, बोलो यार। दो टाइप के क्या थे अटैकिंग रिएजेंट्स थे? एक का नाम क्या था बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स। और दूसरी का नाम क्या था बेटा जी? न्यूट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत ध्यान से सुन लेना, पहली बार में अगर आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, बाकी आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तब जाके आप लोगों को चीजें जो है वो ग्रैस्प होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में समझ में आ जाए, बहुत ध्यान से सुननी है, माइन्यूट सी डिटेलिंग है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स की लिखूंगा मैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को आप लोग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो इससे आपको इसकी किस बात का पता लग रहा है कि उस चीज को, उस आइटम को इलेक्ट्रोफाइल कहूंगा जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उसको मैं इलेक्ट्रोफाइल्स कहूंगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही? अगर मैं एग्जांपल देने निकलूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके पास न जाने पता नहीं कितनी बार आएगा 11th और 12th के अंदर, वो इलेक्ट्रोफाइल, खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल है, उसका नाम है H+। व्हाई इट इज खतरनाक? हाइड्रोजन इस दुनिया के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आया था और उसकी इस दुनिया से कोई इच्छा नहीं थी, ज्यादा डिमांड थी नहीं, पर किसी ने उस पर एक इलेक्ट्रॉन भी सही नहीं समझा और किसी वजह से किसी ने उससे छीन लिया, तो उसके ऊपर प्लस आ गया। अब वो बेचारा दर दर भटक रहा है, वो इतना ज्यादा भूखा है, इतना ज्यादा खतरनाक है, तो ये खतरनाक बन जाएगा, डेस्परेट है ये बहुत ज्यादा। किसके लिए डेस्परेट है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। व्हाई? बिकॉज उसके पास केवल एक ही था यार, वो भी ले लिया किसी ने कुछ, तो अब वो कांड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसको हम खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डालेंगे। अनदर खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल इज NO2+। नाइट्रोजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से वो कनेक्टेड है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इनका काम था इलेक्ट्रॉन खींचना,
अब किसी ने इनसे ही खींच लिए, तो यहाँ भी दुविधा पैदा हो गई, ठीक है। उसी तरीके से कभी Cl प्लस आ जाए, Br प्लस आ जाए, I प्लस आ जाए, F प्लस आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी पर अगर तुम प्लस डाल रहे हो तो वहां पे उसकी ईगो हर्ट हो रही है, और वो और खतरनाक बनता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का भूखा होता जा रहा है, जहां भी जाएगा वो ले ही लेगा किसी ना किसी तरीके इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? पहले बताओ भाई, बोलो यार। Yes, sir. सबको हो रही है बात क्लियर? शौर्य, सुनीता, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, अब सुनना आगे। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे जरूर इस दुनिया के अंदर जिन पे प्लस नहीं होगा, जो दिखाएंगे नहीं हम गरीब हैं, पर एक्चुअल में वो होते गरीब ही हैं। वो लोग दिखाते नहीं है कि वो गरीब हैं, ठीक है, ऊपर से गरीबी का साइन है प्लस, ठीक है ना, प्लस का मतलब है गरीबी का साइन। किसी पे अगर गरीबी का साइन नहीं है, फॉर एग्जांपल AlCl3 ले लो, BF3 ले लो, BCl3 ले लो, एटसेट्रा। अभी मैं कम कम एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में और काफी सारे एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। तो AlCl3 कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये जानकारी जो है वो आप देखो नेक्स्ट पेज पे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर था 13, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते नहीं है क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, आउटर मोस्ट करते हैं। अब बचे ऑर्बिटल दो, एक बचा 3s, एक बचा 3p। s का एक इलेक्ट्रॉन भी उठा के p में पेयरिंग सिंगल करवा दो अभी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं तो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर हो जाती है, इसलिए एक s का उठा के वहां पर रख दिया, पर अल्टीमेटली थे तो तीन ही। क्या आपको ये दिख रहा है कि एल्यूमिनियम केवल तीन ही बॉन्ड बना पाएगा यहाँ पे और एक खाली Yes, p sir. ऑर्बिटल रह जाएगा? भाई बोलो यार। वेकेंट p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो क्लोरीन के साथ तीन बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, आपको पता है ना। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताना जरा। 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप लोगों को? पहले ही बता दो Yes, sir. भाई। तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीन बॉन्ड में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए। आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यहाँ पे पारस, बता भाई। 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी कैसी होती है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज इलेक्ट्रॉन जो है वो ले सकती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज क्या कर सकती है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन खींच सकती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगी तो हम इसको किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं? हम इसको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट की AlCl3 और BF3? अगर आप ध्यान से देखोगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, अगर आपको ये याद है तो बोरोन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप में आते हैं। बोरोन और एल्यूमिनियम की सेम तरीके की बॉन्डिंग होगी, और बोरोन में भी p ऑर्बिटल खाली हुआ जैसे एल्यूमिनियम। इस खाली p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इन दोनों को इलेक्ट्रोफाइल्स में डाला है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार, भाई बोलो यार। Yes, sir. यार इन पे प्लस नहीं है, इन पे प्लस नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये वजह बताइए कि क्यों है। किसी को डाउट हो तो प्लीज रोक के दोबारा से जरूर पूछ लेना, क्योंकि आपको आगे फिर नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखो ध्यान से। अब ऐसा है, कुछ लोगों की संगति खराब होती है, कुछ लोग संगति की वजह से अपना गरीब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे CO2, SO3 है, एटसेट्रा। अब CO2 की अगर मैं बात करूंगा कार्बन की, तो बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता था? 4. 4। तो क्या 4. कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं अभी? पहले ये बताओ, क्या कार्बन के Yes, sir. 4 बॉन्ड बना सकता था? क्या आपको चारों बॉन्ड दिख रहे हैं? विजिबल हैं चारों बॉन्ड? यस Yes, और sir. यस। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। तो 2s2 2p2 में अगर आप इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो 2s में मान लो एक भी डाल दिया और p में फेंक दिया एक और, तो एक एक एक। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड शेयरिंग करके बना रखे हैं तो उसके पास कोई खाली p ऑर्बिटल बचता है? नहीं। No, अगर sir. खाली p ऑर्बिटल नहीं बचता तो वो फिर इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसमें? ये बहुत बड़ी दुविधा है। वो इलेक्ट्रॉन लेगा किसमें यार?
उस पे तो है ही नहीं, फिर आपने इसमें क्यों डाला है कि कार्बन। देखो सेंट्रल एलिमेंट को जज करना होता है, साइड एलिमेंट को नहीं। तो पहली बात मैं कह दूं, अगर कोई भी चीज बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, कहीं को जा रही है, तो सेंट्रल एलिमेंट अक्सर जो है वो लेन देन करता नजर आता है। कुल मिला के साइड एलिमेंट नहीं आता, तो साइड एलिमेंट को ज्यादा कंसीडरेबल नहीं है, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन जिसमें CO2। अब आप देखो कि ऑक्सीजन क्या है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो ये बॉन्ड उठा के आप ऑक्सीजन पे पटक दो, तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, और इन दोनों में से वीक कौन होता है? इन दोनों में से वीक होता है पाई। तो ऑक्सीजन इजीली पाई बॉन्ड अपने ऊपर ट्रांसफर करवा सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। और अगर ये ऐसा करेगा तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा और O पे माइनस आ जाएगा। अगर कार्बन पे प्लस आ गया, इसका मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इस टाइम पे कार्बन पे 3 बॉन्ड है और एक प्लस का चार्ज है। ये प्लस का चार्ज किसकी वजह से आता है? ये प्लस का चार्ज ऑक्सीजन की वजह से आता है। इसलिए आप कह सकते हो कि जहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा सेंट्रल एलिमेंट को, अक्सर वहां पे वो सेंट्रल एलिमेंट करीब हो जाएगा, क्योंकि उसकी संगति जो है वो खतरनाक लोगों से है। अगर खतरनाक लोगों के साथ रहोगे तो आपको भी चोट जरूर लगेगी। ऐसा ही कार्बन के साथ हुआ, ऐसा ही सल्फर के साथ हुआ। ये दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ थे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बख्शा नहीं, इनसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली और ये बेचारे इवेंचुअली करीब हो गए। ठीक है, तो ये आते हैं उस कैटेगरी में। सर आप ये थर्ड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दो, कार्बन वाला। कार्बन वाला, कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 4 बने हुए हैं। यस सर। ऑर्बिटल में तो जगह है नहीं जहां वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड है कार्बन के। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। यस सर। अब ऑक्सीजन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड ये अपने ऊपर खींच लेता है आराम से, क्योंकि वो वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। तो O पे माइनस आ जाएगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? यस सर। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो कार्बन के अब कितने बॉन्ड बच गए? 3, और एक क्या बच 3। गया? प्लस। यस सर। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस सर। अब दिखेगा तो वो ऐसा ही, ठीक है, पर फीलिंग उसके अंदर कुछ ऐसी होगी। समझ रहे हो ना? तो दिख तो दूर से यस सही सर। रहे हैं कि हाँ हम बहुत मौज कर रहे हैं, पर वहां पे बहुत दुर्घटना घटी हुई है उस बेचारे के साथ। ठीक है, तो ऐसा ही SO3 के साथ भी होगा, क्योंकि SO3 का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। बाकी और भी एग्जांपल होते हैं, बट मैं आपको अभी थोड़े लिमिटेड से दे रहा हूँ, मतलब जो ज्यादा दिखेंगे मैं वही दे रहा हूँ, राइट। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद एक और कैटेगरी बनती है जिसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देते हैं आपको, SnCl2। SnCl4 कर लो, SnCl4। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। Sn कौन होता है? Sn याद है आपको? कहाँ आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ग्रुप नंबर यस सर। 14 में आता है Sn, ठीक है। और आप बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन जब 4 4। बॉन्ड बनाता है, मान लो CCl4 होता, तो CCl4 ऐसा दिखता। अब है आपके पास SnCl4। देखो कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो कार्बन मैक्सिमम 4 ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल होते हैं 2s और 2p खाली, सिर्फ तो 4 ही बना सकता है यार, 2d तो होता नहीं। पर जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे d ऑर्बिटल आएंगे, तो d ऑर्बिटल अगर खाली पड़े होंगे तो d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो कई बार क्या होता है, जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं उसमें बाहर वाले ऑर्बिटल, बड़े बड़े ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं। जैसे मान लो n इज इक्वल टू ये 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, तो यहाँ पे ना 5s और 5p के साथ साथ यहाँ पे 4d, मतलब 5d भी होता है बेसिकली, ठीक है ना। इनका d भी खाली होता है, इनका d भी खाली होता है। n इज इक्वल टू 5 में 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है, 5f होता है। होते तो ये सारे हैं, बट ये खाली होते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। समझ में आ रही है? तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे तो ये खाली होंगे, अगर ये खाली होंगे तो इनमें कभी कभी ये ले सकते हैं, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, तो SnCl4 एग्जांपल आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। क्या आपको ये कैटेगरी समझ में आई? पहली कैटेगरी वो जो दूर से बता देंगे हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी कैटेगरी वो जो दिखाएंगे कभी भी नहीं,
कि हमारे पास कमी है, बट इवेंचुअली बॉन्डिंग देखोगे तो कमी होगी। तीसरी कैटेगरी वो है जो संगति की वजह से गरीब है। चौथी कैटेगरी वो है जिनमें खाली ऑर्बिटल पड़े हैं, जिनकी पूर्ति कभी नहीं होती, उन्हें हमेशा ही और कुछ चाहिए। जिनके चारों बॉन्ड बने हुए हैं, जो सब सुखी सुखी था बट फिर भी उन्हें और डिमांड है और उनके गोदाम खाली हैं तो और रख सकते हैं, तो वो जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार भाई, बड़ी जरूरी बातें हैं ये Yes. सारी, डिफरेंट डिफरेंट, ये सब इनमें से कोई भी आ जाएगा, और अभी तो और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब सुनो एक और कहानी। सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स को आप ल्यूइस एसिड के नाम से जानते हो। जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर करेंगे तो ल्यूइस एसिड बता दूंगा क्या होते हैं। फिलहाल ल्यूइस नाम का एक साइंटिस्ट था, वो कहता है ल्यूइस एसिड वो एसिड होंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते घूम रहे होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? ल्यूइस एसिड कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे NH4+, ठीक है, H3O+, Na+, ठीक है, these are not electrophiles, these carry positive charge but are not electrophiles। इन पे पॉजिटिव चार्ज तो है पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स का काम यार कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सोडियम को देखो, मेटल है यार, मेटल का तो काम ही है एक इलेक्ट्रॉन देना और अपना स्टेबल होना। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो वो अपनी वजह से कर रहा है, उसको चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है ना। तो अभी गेन नहीं कर सकता है, तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज तो है। तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले एक्सेप्शन रीजन में आ जाए, क्या सारे पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। सारी पॉजिटिव चार्जेस कैरिंग, जो भी सारी स्पीशीज है कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, वो सारी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं NH4+ की। अब आप देखो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था 7। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन थे 1s2 2s2 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से थे? आउटर मोस्ट, अंदर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते नहीं है। 2s में 2 हैं और 2p में। नाइट्रोजन के पास 2d होता नहीं है, आपको मालूम है ना, नाइट्रोजन के पास 2d नहीं होता यार। कोई बोलो यार, कोई कुछ समझ भी आ रही है तुमको कि नहीं आ रही? Yes, sir. 2d नहीं होता है नाइट्रोजन के पास, खाली 2s और 2p होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अगर 2s और 2p है खाली, तो एक तो भरा हुआ पूरा, यहाँ तो होता नहीं कुछ भी। पर आप देखो नाइट्रोजन में हम स्टडी कर रहे हैं NH4+ को, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक किया था तो मैंने आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ सिखाई थी और ये बनाने सिखाया था। ठीक है, तो फिलहाल नाइट्रोजन की ये अवस्था है NH4+ में। अब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 ही तो बना सकता है, और 4 इसने बना भी रखे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और टेट्राहेड्रल शेप बनेगी और इस पे प्लस आएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा? क्या ये किसी भी एंगल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? भाई जगह तो हो तभी तो करेगा, इसके पास जगह नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल जहां ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस पे प्लस चार्ज तो है बट ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या आपको इलेक्ट्रोफाइल की कहानी समझ में आ रही है? बोलो यार ये सब। Yes, sir. यस सुनीता, पारस, Yes, दक्ष, sir. बोलो भाई, दोबारा से पूछना है क्या कुछ? किसी को कुछ भी पूछना है तो बता दो यार। दक्ष भाई, कोई बोलो यार। एग्जाम चल रहे हैं माना, पर क्लास लेनी है बहुत जरूरी। तरनप्रीत समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये थी बेटा आप लोगों के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स की कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं फटाफट से न्यूक्लियोफाइल्स की। ठीक है ना, फटाफट करेंगे इसकी कहानी। हाँ, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इसका उल्टा होते हैं बेसिकली यार। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, ये इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस पे ज्यादा चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। तो माइनस कैरिंग जो स्पीशीज होंगी वो सारी आपकी न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगी, इस बात को नोट कर लेना। तो ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर लोग हैं भाई साहब, दान पुण्य करेंगे, बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी है नहीं। यहाँ पे पैसा डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती है वो न्यूक्लियस लविंग होती है, न्यूक्लियस लविंग होती है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस
बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए माइनस चार्ज वाले जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसीलिए ये जो स्पीशीज होंगी वो न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहेंगी, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि इन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इन पे होगा नेगेटिव चार्ज, इन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव के पास ही जाना चाहते हैं। एग्जांपल की बात करोगे, खतरनाक H- हो गया, Br- हो गया, CH3- हो गया, NH2- हो गया, ठीक है, RO- हो गया, ना जाने कितनी और एग्जाम्पल हैं इसके, जिस जिस पे माइनस चार्ज आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, वो सारे के सारे किसका काम करते जाएंगे, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स का काम करते जाएंगे, और पता नहीं कितने एग्जाम्पल मैं इसके अंदर बना सकता हूँ। खतरनाक वो होगा न्यूक्लियोफाइल जैसे हाइड्रोजन का साइज छोटू सा है, हाइड्रोजन का साइज छोटू सा है और उसपे तुमने एक पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के डाल दी माइनस, तो यार वो खतरनाक अब देने को बैठा है कि यार ये किस तरीके क्या डाल दिया मेरे सिर पे इतनी भारी चीज, ठीक है, तो वो फेंकने को बैठा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है H- पे अकॉर्डिंग टू द साइज। ये सारी कहानी हम लोग बाद में करेंगे, कौन बेटर है, कौन अच्छा है, कौन बेकार है, अच्छा बेकार नहीं, अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज देख रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो कभी नहीं दिखाएंगी, जो कभी नहीं दिखाएंगी दूर से, ये तो हवाबाज लोग हैं, ये दूर से दिखा रहे हैं कि भाई हम तो अमीर हैं, इनके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, हवाबाज लोग हैं। अब जो है वो दूसरी कैटेगरी बनाते हैं जो आपको दूर से नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास जो थे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जिसपे लोन पेयर होते हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं और वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। लोन पेयर कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते बट पड़े होते हैं, तो फ्री में पड़े हैं, साथ में पड़े हैं पर पार्टिसिपेट नहीं लेते, तो फ्री है ना दान पुण्य के लिए, तो तिजोरियां तो इनकी भरी हुई हैं बट ये हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो ये शांत बैठे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ऐसी स्पीशीज जिसपे लोन पेयर पड़े होंगे वो भी सारी क्या कहलाएंगी, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको मैंने ल्यूइस एसिड कहा था, तो यहाँ पे मैं इसको ल्यूइस बेस के नाम से जानूंगा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको ल्यूइस बेस कहते हैं। तो यार ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहानी थी, जिन पे माइनस है वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, जिस पे लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर इतनी ही बातें हैं बताने के लिए, क्या इतने ही एग्जाम्पल है, ना जाने कितने और भी एग्जाम्पल हैं, मैंने जस्ट आप लोगों को एक स्टार्टिंग करवाई है। और आप क्या पढ़ रहे थे, आप सबसे पहले ये देख रहे थे कि कितने क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के कितने हैं, ये बहुत सारे अनगिनत है, ना जाने और भी कितने होंगे, ठीक है ना। पर अभी आपने मोटे मोटे मेरे साथ देखे हैं क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल और क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल, और उनके देखे हम लोगों ने एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे विद सम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। तो आज से अभी इसको लगेगा लगभग लगभग मान के चलो 1 महीना, बट एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करेंगे और फिर हम इसकी रिएक्शंस कंप्लीट कर देंगे जल्दी से, ठीक है ना। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।